दोस्तों, हमारे देश के अंदर आरक्षण का मामला बार बार उठता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार रिजर्वेशन भारत के अंदर इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों है और क्यों बार बार स्टेट्स के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये आज तेलंगाना की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स की बात करेंगे और रिसेंटली तेलंगाना के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे रीजंस की हम लोग बात करेंगे। क्या वाकई में हम लोग रिजर्वेशन को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि आए दिन हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं, या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? क्या उसकी तरफ हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं? क्या रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? क्या रिजर्वेशन लागू होना चाहिए? ऐसी बहुत सी बातें आज हम लोग सेशन के अंदर करने वाले हैं। हमारा सेशन जो कि आज एक आपको डीप नॉलेज तो देगा ही इस सेंस के अंदर कि वाकई में आरक्षण क्या होता है और क्यों लागू होना चाहिए, किन आधार पर इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तेलंगाना के अंदर जैसे ही 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट का डिसीजन आया और हाईकोर्ट ने ये डिसीजन यानी कि सरकार के द्वारा एक पॉलिसी डिसाइड की गई थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें 42% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होगा। अब जैसे ही मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो रिजर्वेशन है 42%, इसको हम लोग रद्द करते हैं। जैसे ही वर्डिक्ट सामने आता है तेलंगाना के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर ओबीसी की परसेंटेज कितनी है, एससी एसटी की परसेंटेज कितनी है और वहां पर रिजर्वेशन कितना है, ताकि उसके आधार पर हम लोग इसको इवैल्यूएट कर सके कि क्या वाकई में ओबीसी रिजर्वेशन 42% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 के केस के बारे में, जिसके आधार पर आज ये डिसाइड होता है कि रिजर्वेशन किन आधार पर, किस बेसिस पर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान थी इससे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज हम लोग फाइनली ये वर्डिक्ट दे ही देते हैं कि भारत के अंदर रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है। तो आज उसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं, कुछ आर्टिकल्स की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तेलंगाना के बारे में बात करेंगे कि तेलंगाना के अंदर ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसके पीछे मेन रूट कॉज क्या है। तो तेलंगाना शट डाउन हो चुका है सैटरडे के दिन। पूरी तरीके से पेट्रोल पंप्स वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वो बंद हो चुका था। चलिए, तो नॉर्मल लाइफ जो है वो पूरी तरीके से वहां पर स्टेबल हो गई, रुक गई। ऑर्गेनाइज्ड बाय बैकवर्ड क्लास बीसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। कुछ घटनाएं भी देखने को मिली, जैसे एक कार को जला दिया गया, पेट्रोल पंप पर भी जो है तोड़फोड़ हुई थी। हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया था और 42% जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिजर्वेशन की बात थी लोकल बॉडीज के अंदर, उस डिसीजन को, सरकार के डिसीजन को क्या कर दिया, उन्होंने रद्द कर दिया और लोग सड़कों के ऊपर आ गए। दोस्तों, दिवाली पर हमारा कोर्स, सभी कोर्स 50% डिस्काउंट पर आप लोग को मिल रहे हैं। चाहे हम लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज की बात करें, इससे पहले हमने सारे जितने भी जीके के पेपर्स थे, जीके के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पूरे एमसीक्यू सेशंस को हमने पढ़ाया है, उस पर भी 50% है। हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज पर भी 50% है और साथ ही में 175 डेज के हार्ड चैलेंज पर भी 50% है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50, जिसके बाद में आपको 50% दिवाली सेल का लाभ आप लोगों को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले दुकानों के ताले लगे हुए हैं, दुकानें शट डाउन हो चुकी हैं, पेट्रोल पंप पर भीड़ है, कुछ खाली भी पड़े हैं क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं रहा है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, लाइनें लग रही हैं, रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है वहां पर कोई भी ट्रेन वगैरह नहीं दौड़ रही है, सब कुछ जो है बंद पड़ चुका है। तो बात यह है कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट को आगे किसने बढ़ाया, किसने इनिशिएट किया? तो इनिशिएट करने का कॉल्ड द बैकवर्ड क्लास जॉइंट एक्शन कमेटी, तो बीसी जेएसी जो है इनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को कंडक्ट करवाया गया। बात यह है कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, इस प्रोटेस्ट को वो क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी इसको समर्थन दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग ये समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर इसका प्रोविजन है। व्हेन वी आर स्टडी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर विल बी सम आर्टिकल्स। जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल 15 की, हम लोग बात करें आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 जो कि रिजर्वेशन का एक बेस माना जाता है, रिजर्वेशन का आधार माना जाता है, इसी का एक सब सेक्शन है सेक्शन 4, 16 का 4, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है इन हायर क्लास एजुकेशन के लिए। हायर क्लास जो एजुकेशन होती है उसके अंदर रिजर्वेशन की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता है कि ठीक है, एससी एसटी को संविधान लागू होने के साथ में ही रिजर्वेशन प्राप्त है, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। तो जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय ही इनको रिजर्वेशन प्राप्त था। बात थी ओबीसी की।
ओबीसी को लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स हुए, कई सारे आयोग बैठे। जैसे हम लोग कहते हैं कि ओबीसी का अध्ययन करने के लिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे कमीशन आए। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1979 के अंदर, पहले तो उसको डिनाई कर दिया गया था, लेकिन 1990 के अंदर, 1990 के अंदर वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी की रिजर्वेशन को वहां पर लागू कर दिया था। उसके बाद में केवल एकमात्र कैटेगरी थी जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी को ये लगने लगा कि क्यों ना हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जनरल कैटेगरी को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 के अंदर रिजर्वेशन दे दिया गया, तो उनको भी आरक्षण मिल गया। लेकिन जब इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद फिर वर्डिक्ट आया। फिर यह पूछा गया कि आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जनरल को किस आधार पर आरक्षण दिया, तो उनको कहा गया कि इनको इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। आपने इंदिरा साहनीवाद को सुना होगा, इंदिरा साहनीवाद जिसका वर्डिक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंदिरा साहनीवाद 1992, इन सभी रिजर्वेशन को वहां पर चैलेंज किया गया। खास तौर पर ओबीसी का जो रिजर्वेशन था इसको वहां पर चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना वर्डिक्ट सुनाया और यह कहा कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड क्लास के आधार पर दिया गया है। तो इनका जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल वैलिड है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात अगर जनरल कैटेगरी की करें तो जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको रद्द कर दिया गया था, और एससी एसटी का पहले से ही बना हुआ था। तो इस टाइम तक एससी एसटी ओबीसी इनके पास में रिजर्वेशन था, लेकिन जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया था। बात ठीक है। अब जब भी कोई रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण जब मिलता है तो वो मिलता है जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उस स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर ही रिजर्वेशन मिलेगा, उसके आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात यह है कि रिजर्वेशन लेने के लिए क्या हम लोग नेशनल लेवल पर देखें या फिर स्टेट लेवल के ऊपर देखें। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, और स्टेट अपनी पॉपुलेशन को वहां पर मेजर करके उस रिजर्वेशन को दे सकती है। अब बात यह है कि ये जो आरक्षण का मामला था ये स्टेट्स का एक पावर बन गया। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो किसका मामला होता है, स्टेट्स का मामला होता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये बार बार मांग उठने लगी कि आखिरकार आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, वो किस आधार पर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इससे परेशान था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर सुनवाई की, और वो केस था एम नागराजन एक केस था, एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2007 के इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये वर्डिक्ट दे दिया कि आज हम बताते हैं कि रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है। तो सबसे पहले ये बताया कि रिजर्वेशन जो मिलता है वो सोशल, अगर आप बैकवर्ड हैं तो मिलेगा आपको, अगर आप जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आपके पास में एडुकेट रेशो नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर जो रिजर्वेशन होता है वो प्रॉपर रेशो ना मेंटेन होने के कारण वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो एक तो ये आधार बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि सोशियो और एजुकेशनल आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन फिर वापस से बारी आती है जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को, वो इकोनॉमिक बेसिस पर दिया गया। तो जो 1991 के अंदर जनरल कैटेगरी के पास में रिजर्वेशन था वो वापस से लागू हुआ, मतलब उसी तरीके का, उसी टाइप का, कि इकोनॉमिक बेसिस पर क्या कर दिया गया है, आरक्षण दे दिया गया है जनरल कैटेगरी को। तो ये सब मामला आपको समझ में आ रहा है। अगर जब रिजर्वेशन का मामला स्टेट का सब्जेक्ट बनता है तो हम लोग आते हैं अब तेलंगाना के ऊपर। अब तेलंगाना के अंदर क्या हुआ कि पहले 28 या 29% आरक्षण वहां पर था ओबीसी को, ये रिजर्वेशन था ओबीसी को। अब वहां पर ये डिमांड उठ रही थी कि ये जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। लोगों की डिमांड थी, क्योंकि हमारे यहां पर जो 50% ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो लोगों ने डिमांड की कि रिजर्वेशन जो है 42% हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने वोट बैंक के लिए और भी वहां पर कदम उठाए और आरक्षण को कितना बढ़ाने की सोची, 42%। लेकिन मामला हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया और हाईकोर्ट ने सुनवाई की कि ये जो 42% है ये ठीक नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं। और जैसे ये रद्द हुआ उसके बाद में लोग सड़कों के ऊपर आ गए और मामला जो हालात है वो आपके सामने है।
पहली बात तो ये है, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए भारत के अंदर? तो रिजर्वेशन जो है, जो अभी भारत के अंदर हालात हैं, पहले आप देखिए कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, वो हालात ऐसे थे जिसमें लोगों को आरक्षण की जरूरत थी। फिर वो बार बार उसको एक्सटेंड किया गया कि नहीं अभी भी जरूरत है, अभी भी जरूरत है, और ये जो रिजर्वेशन है वो अब 2030 तक बन चुका है, एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 331, 332 और 3333। तो ये जो आर्टिकल आप लोग देख रहे हैं, इसमें स्टेट असेंबली और लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये 2030 तक रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर जितनी भी बात करें उतनी कम है, लेकिन आरक्षण भारत में है अभी, तो हम लोग भी उसके पक्ष में हैं कि ठीक बात है, कहीं ना कहीं एक अपलिफ्ट जो है वो मिल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो वाकई में बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो रिपोर्ट्स के आधार पर होता है, और रिजर्वेशन जो है वो अभी आगे फॉरवर्ड हो ही रहा है अपलिफ्ट करने के लिए। तो बात यह है कि अब तेलंगाना के अंदर जैसे ही लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने थे, उससे पहले रिजर्वेशन दे दिया गया ओबीसी को। अब हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं कि आखिरकार जब जनगणना की गई कास्ट बेसिस पर, देखिए पहले तो बिहार के अंदर की गई थी, 1931 के बाद में भारत में कभी भी कास्ट बेसिस सेंसस नहीं हुआ है। बिहार पहला राज्य था जहां पर सबसे पहले ये कास्ट बेसिस सेंसस जो है उसको कंडक्ट करवाया गया। तेलंगाना ने जो है ऐसा प्रयास किया। तो बिहार के बाद में तेलंगाना के कुछ आंकड़े जो है सामने आते हैं। तो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो है, जैसे ओबीसी के पास में 29% है, उसको भी 4 कैटेगरीज में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ग्रुप ए 7%, ठीक है, ग्रुप बी सी डी ई, तो ये कुल मिलाकर 29% है। फिर एसटी के पास में 6% है, एससी के पास में 15% है। तो ये जो 29% आप लोग देख रहे हैं, इसको ही बढ़ाने की मांग थी कि इसको 42% कर दिया जाए। ठीक है, द कास्ट काउंट ऑफिशियली टर्म द सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल। अब देखिए यहां पर कुछ टर्म जुड़ गई है। मैंने आपको बताया कि सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन मिला था, एजुकेशनली रिजर्वेशन दिया गया था, और इकोनॉमिक जो है वो भी ईडब्ल्यूएस के तहत दे दिया गया। फिर एम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल और कास्ट सर्वे रिवील्ड द बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूट 56.33% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। तेलंगाना के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें कुल पॉपुलेशन का 56% जो लोग हैं वो कहां से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर 56% को हम लोग 29% में अगर फिट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की कमी पड़ेगी। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये कदम उठाने की कोशिश की कि हम लोग इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर कितना कर दें, 42 कर दें, ताकि ये जो फिटमेंट है वो आसानी से हो पाए। विद बीसी मुस्लिम्स, तो इसके अंदर बीसी जो मुस्लिम्स हैं वो भी इसके अंदर अकाउंट होते हैं, लगभग आप देख सकते हैं कि 10.8% के आसपास। ठीक है, जो तेलंगाना का क्या है, एक कास्ट सेंसस है। अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि पॉपुलेशन कितनी है वहां पर। तो आप देखेंगे कि बैकवर्ड क्लास जो है वो तो होल्ड करता है लगभग 56% के आसपास, एससी होल्ड करता है 17%, एसटी होल्ड करता है अप्रोक्स 10%, अदर कास्ट जो है वो 13% है, और मुस्लिम जो है 2.48% है। तो ओबीसी की यही डिमांड है कि हमारी जो रिजर्वेशन है वो किसके आधार पर होनी चाहिए? पॉपुलेशन के आधार पर। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और ये लिखा हुआ भी है कि जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण निर्धारित किया जाएगा, तो करो फिर इसको। इनकी डिमांड थी और फिर ऐसा किया गया। बिहार के अंदर जब कास्ट सेंसस करवाया गया तो उसके नंबर आप लोग के सामने हैं। जैसे बिहार के अंदर जब सर्वे करवाया गया तो 63% वहां पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात यह है कि तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वापस से उनको 42% रिजर्वेशन चाहिए, बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब वर्डिक्ट दे दिया है तो हाईकोर्ट के बाद में अब यह मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज हो जाए, देखना होगा। लेकिन तेलंगाना के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। तेलंगाना के अंदर अभी पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है वो खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बंद है, पेट्रोल पंप्स वहां पर बंद है, और लोग काफी परेशान हैं। किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बहुत सी बातें वहां पर हो सकती हैं। इसलिए भारत के अंदर ये जो चीजें हैं ये कई बार हमको बैकफुट पर लेके जाती हैं। चलिए, आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हमारी दिवाली सेल चल रही है, 50% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वहां पर कूपन कोड यूज कीजिएगा दिवाली 50, चाहे फिर वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज हो, डीप वर्क का कोर्स हो, या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज हो। आप लोग जो भी कोर्स चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। सभी पर 50% का डिस्काउंट है। आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।